Hello students, welcome to this class on friction angles. And today, I would be discussing about the angle of a force, angle of contact, and angle of friction, and we'll do some suggested problems. So let's start with this angle of friction. तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक मास दिया हुआ है m और इसके ऊपर एक मैं राइट साइड फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से P। और यहाँ पे अगर मैं देखूं इस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। हमें पता है ये वेट वो फोर्स होता है जिसकी वजह से जो अर्थ है वो किसी मास को अपनी तरफ पुल करती है। तो यहाँ पे जो वेट लगेगा वो नीचे लग रहा है और जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और यहाँ पे ये ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है ये नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पे एक और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट वन का ऑब्जेक्ट टू के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन रोकने की कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की साइड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है ये पीछे की साइड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक राइट साइड फोर्स हो गया P, एक लेफ्ट साइड फोर्स हो गया F, एक नीचे फोर्स हो गया वेट, ऊपर हो गया नॉर्मल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट रिएक्शन फोर्स कौन सा है, तो रिएक्शन फोर्स बेसिकली नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलर, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लेफ्ट साइड लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट मैंने बना रखा है ये इस तरीके से, ये रिजल्टेंट होगा। अगर आप देखें अलग से भी बता सकता हूँ। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। अगेन अगर मैं देखूं तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली इस तरीके से लगेगा और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस वाली डायरेक्शन में होगा, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो थीटा है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि भाई रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, तो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स आप देख सकते हैं, ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, आर से डिनोटेड है। और ये आर कैसे निकालेंगे, आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बिकॉज ये दोनों एफ और एन जो है ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा वो आर से डिनोटेड है। और ये एंगल थीटा अगर मैं देखूं तो ये एंगल थीटा विद नॉर्मल एंड आर के बीच में, मतलब नॉर्मल और आर के बीच में जो एंगल लग रहा है दैट इज थीटा। और यहाँ पे ये टेन थीटा भी आप निकाल सकते हैं, ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन एन। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो टेन थीटा से निकाला जा सकता है और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो है वो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाला जा सकता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है और जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बॉडी के ऊपर इस तरीके के फोर्सेस लगेंगे, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। जिस पॉइंट पे ये जस्ट स्टार्ट कर देता है स्लाइड करना नीचे, उस पॉइंट पे जो भी एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। तो यहाँ पे थीटा या एंगल ऑफ रिपोज is that angle is that angle of the inclined plane of the inclined plane at which the block just starts to starts to slip down। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा एंगल बेसिकली वो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का जिस पे ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट कर देगा नीचे की साइड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इसके ऊपर पहले फोर्सेस देखते हैं। तो यहाँ पे एम मास पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो नीचे एम जी कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, और एम जी के दो कॉम्पोनेंट आ रहे हैं, एक तो एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगा हुआ है, एफ एस मैक्सिमम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली क्या होगा,
कि यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑब्टेन हो जाएगा और इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ही बेसिकली हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। आप एक और एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ पे सैंड जो है वो निकालते जा रहे हैं इस रॉड के थ्रू, और जब ये सैंड इकट्ठी हो रही है तो धीमे 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 करके ये जो है ये आपका एक कोन बनता जा रहा है। जब ये कोन बनेगा तो यहाँ पे जो एंगल ऑब्टेन हो जाएगा, जो एक स्टैटिक एंगल बन जाएगा, जिसके बाद और ज्यादा इसका एंगल चेंज नहीं हो पा रहा है, उसके बाद जो भी आपका सैंड है वो नीचे की साइड जा रही है, तो बेसिकली दैट एंगल फॉर्म्ड, दिस एंगल फॉर्म्ड बाय दिस कोन ऑफ सैंड इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। इसे भी हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज ही बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज की बात करूं, इसमें अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज निकालूं तो ये जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन पे है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेसिकली जो एम जी साइन थीटा है वो बेसिकली एफ एस मैक्सिमम की जस्ट बराबर है। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, अगर मैं देखूं तो ये एंगल थीटा कैसे निकाल सकते हैं, अगेन मैं ये टेन थीटा कैसे निकालूंगा, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा अगेन एम जी साइन थीटा ही होगा, और यहाँ पे ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये एम जी कॉस थीटा ही होगा। तो फिर ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा बाय एम जी कॉस थीटा। या अगर हम देखें एम जी साइन थीटा बेसिकली एफ एस मैक्सिमम के बराबर होगा, तो एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा और इस समय पे ये एंगल ऑफ रिपोज भी हो जाएगा। वो भी एक पार्ट आपको समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहली प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि यहाँ पे M1, एक M1 मास दिया हुआ है जो कि हेल्ड है इस स्ट्रिंग के द्वारा। ये जो स्ट्रिंग है ये फिर इस पुली के ऊपर से जा रही है और फिर ये मास M2 अटैच। क्वेश्चन ये है कि M1 का, अगर M1 का मास 10 kg है, मतलब M1 की वैल्यू कितनी है आपकी 10 kg है, तो फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ M2 फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स रिमेन्स अनमूव्ड। तो हमें ये बताना है कि M2 का कितना मास सबसे ज्यादा या कितना सबसे कम हो सकता है सो दैट कि ये ब्लॉक अनमूव्ड रहे। तो पहले अगर मेरे को यहाँ पे ये ऑप्शन एनालाइज करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि M1 जो मास है उसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो ऊपर की साइड लगेगा, क्योंकि ये M2 जो होगा ये नीचे की साइड M2G से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन T डेवलप हो जाएगी, इधर भी टेंशन T डेवलप होगी और यहाँ पे भी टेंशन कितनी डेवलप होगी T। तो अगर T टेंशन डेवलप हो रही है और यहाँ पे M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक हो गया M1G और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बेसिकली अगर मैं देख तो ये एंगल यहाँ पे अगेन देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 37 डिग्री, है ना। ये मैंने पहले सिखाया था आपको। ये बेसिकली कितना होता है 53, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री एंगल बन जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली जो एम जी का कॉम्पोनेंट इधर मिलेगा, ये एम जी का कॉम्पोनेंट कितना मिलेगा, M1G साइन 37, और ये कितना हो जाएगा M1G कॉस 30। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी स्लिपिंग जो है वो नीचे की साइड हो सकती है, या तो इसकी स्लिपिंग ऊपर की साइड हो सकती है। तो अगर स्लिपिंग डाउनवर्ड हो रही है, स्लिपिंग इज डाउनवर्ड along the inclined plane, along the inclined plane, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली
M1G साइन 37 जो होगा वो ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे ये जो टेंशन है ये कम लगेगी, तो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की साइड एक्ट करेगा। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड एक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू पे म्यू एस इंटू एन। ठीक है, म्यू एस इंटू। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, M1G साइन 37 मस्ट बी इक्वल टू टेंशन प्लस म्यू एस इंटू एन। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन क्योंकि M2G को बैलेंस कर रहा होगा तो टेंशन तो हर केस में M2G के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये M1G साइन 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2G प्लस म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू हो जाएगी M1G कॉस 37। साइन 37 किसके बराबर होगा, M2G प्लस म्यू एस इंटू M1G कॉस 37। तो यहां से अगर मैं देखूं तो जी 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 कैंसिल हो जाएगा, और इस केस में अगर मैं देखूं तो ये M1 इंटू साइन 37, साइन 37 हो जाएगा आपका 3/5, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा M2 प्लस म्यू एस दैट इज 0.5 इंटू M1 इंटू कॉस 37 दैट इज 4/5। तो यहां से अगर मैं देखूं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, M1 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू M2 प्लस 0.4 इंटू M1। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। M1 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, M2 प्लस 0.4 M1। और यहां से अगर मैं देखूं तो M1 इंटू 0.6 इक्वल टू M2 प्लस 0.4 M1। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ तो M1 इंटू 0.6 माइनस 0.4 इंटू M1 इक्वल टू M2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 0.2 M1 इजिकल टू M2, और आपको पता है कि M1 की वैल्यू 10 kg है, तो M2 कितना हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 10 kg दैट इज इक्वल टू 2 kg। तो इसका मिनिमम मास जो हो जाएगा वो 2 kg हो जाएगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है ये नीचे की साइड स्लाइड करने की वजह ऊपर की साइड स्लाइड करता है, तो यहाँ पे जो फोर्सेज होंगे M1 के ऊपर, तो if the block slides upward, if the block slides upward along the incline, along the incline, तो क्या करेंगे, तो हमको पता है कि M1 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज है, M1 के ऊपर एक टेंशन फोर्स है अप अलोंग द इंक्लाइन पे, इस पे एक M1G फोर्स लग रहा होगा नीचे की साइड, और यहाँ पे बेसिकली जो एंगल है ये है 37 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो गया M1G का कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज M1G cos 37, और एक और जो इस पे फोर्स लग रहा होगा ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर मैं देखूं तो M1G sin 37, और जो नॉर्मल है वो इस तरीके से एक्ट करेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल इधर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब अगर ये ऊपर की साइड स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है इसको नीचे की साइड एक्ट करेगा, और ये हो जाएगा Fs मैक्सिमम। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा Fs मैक्सिमम प्लस कितना हो जाएगा M1G साइन 37
और मेरे को पता है यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितने के बराबर है M2G के। तो यहाँ से ये एफ एस मैक्सिमम कितना हो गया आपका म्यू एस इंटू M1G cos 37 प्लस कितना हो जाएगा M1G sin 37। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से M2 की वैल्यू आ जाएगी, आपकी M2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू M1 इंटू cos 37 प्लस कितना हो जाएगा M1 sin 37। म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू एस की वैल्यू है 0.5 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है 10 kg इंटू cos 37 हो गया 4/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 3/5। तो ये 5 से 2 बार चला जाएगा और 5 से अगेन ये 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 8 टाइम्स 0.5 इज 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 3 दैट इज 6। तो टोटल जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 10 kg। M2 का जो मास होना चाहिए वो होगा 10 kg, सो दैट कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे रहे। तो एक बार बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमने माना कि यहाँ पे जो ब्लॉक है M1 वाला ब्लॉक वो नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की साइड लगेगा। तो जब फ्रिक्शन ऊपर की साइड लगेगा तो M2 मास जो होगा वो कम हो जाएगा, दैट इज 2 kg। और जब ब्लॉक नीचे नीचे की जगह ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे एक्ट करेगा। जब नीचे एक्ट करेगा तो यहाँ पे M2 मास बढ़ जाएगा, दैट इज 10 kg। होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M2 फॉर विच द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड इंक्लाइंड प्लेन इज 0। M2 की वो वैल्यू बताइए जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं M1 पे। तो अगर टेंशन किसके बराबर हो जाए M1G sin 37 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे 100% ये वाली कंडीशन बन जाएगी कि इस ब्लॉक पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा क्योंकि स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं। तो थर्ड केस देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं ये M1 ब्लॉक है, बेसिकली ये सेकंड पार्ट है आपका। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो M1 पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, M1 पे M1G एक्ट कर रहा था। यहाँ पे ये एंगल था 37 डिग्री। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसका जो कॉम्पोनेंट आएगा नीचे की डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज M1G cos 37। और एक और जो साइन कॉम्पोनेंट आएगा वो इतना आएगा, दैट इज M1G sin 37। और यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन लग जाएगा और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा और टेंशन जो है वो राइट साइड लग रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टेंशन जो होगा वो M1G sin 37 के बराबर होना चाहिए। मेरे को राइट साइड से ये पता है कि टेंशन इज इक्वल टू M2G। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो M2G की वैल्यू कितनी हो जाएगी M1G sin 37। तो यहाँ से मैं अगर देखूं तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2 की वैल्यू हो जाएगी M1 इंटू साइन 37 और M1 की वैल्यू है 10 kg। तो यहाँ पे 10 इंटू कितना हो जाएगा 3/5। ये 5 से 2 बचा, यहाँ से ये 6 kg आ जाएगा। तो यहाँ से एक लॉजिकल बात भी समझ में आती है कि अगर मान लेते हैं M2 का मास इन दोनों के बीच में है, 2 और 10 kg के बीच में है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो 0 और यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 6 kg हो जाएगा। तो अब ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 40 न्यूटन का जो कंपोनेंट है वो राइट साइड लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 10 kg के ऊपर फोर्सेस देखूं तो एक जो फोर्स लग रहा है इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन में आएगा वो डिपेंड करेगा इस एंगल 37 पे। तो यहाँ पे इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 40 cos 37 और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा दैट इज
40 sin 37। अब 40 cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 32 न्यूटन। और एक जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा दैट इज 40 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 24 न्यूटन। अब यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो नीचे mg को बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे 10g नीचे लग रहा है। राइट साइड जो फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है 40 sin 37 दैट इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे लगेगा, तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की साइड लग जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है एफएस का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, एफएस का मैक्सिमम वैल्यू होगा ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल हो जाएगा आपका 10g माइनस 24, तो यहाँ से कितना हो गया 0.5, 100 माइनस 24 दैट इज 76, 76 इंटू 0.5, 38 न्यूटन फोर्स जो है इस पे लग जाएगा। थर्टी एट न्यूटन फोर्स लग जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की। अब ये राइट साइड एक्सेलरेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल वो 32 न्यूटन है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 38 न्यूटन। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एफएस मैक्सिमम 38 न्यूटन हो सकता है, और लेकिन हमें चाहिए केवल 32 न्यूटन, तो ये आराम से मिल जाएगा आपको 32। और ये जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहेगी, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का वो हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, तो बेसिकली हमने 40 के दो कंपोनेंट लिए, एक इधर की साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज 32 न्यूटन, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखा हमने, तो कितना आया 24 न्यूटन। हमें पता है नीचे जो वेट लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि वेट है इसका, तो 76 न्यूटन ऊपर लग रहा है। अगर 76 न्यूटन ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे बेसिकली जो फ्रिक्शन मिल सकता है पीछे की साइड वो कितना मिल सकता है, म्यू एस इंटू 76, तो 0.5 इंटू 76 38 न्यूटन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 न्यूटन राइट साइड है, 38 न्यूटन पीछे लग सकता है, तो केवल जो रिक्वायर्ड होगा वो 32 न्यूटन होगा, तो यहाँ पे 32 न्यूटन पीछे लग जाएगा, और ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द गिवन कर्व सरफेस। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली ये जो ब्लॉक है ये एक कर्व्ड सरफेस पर रखा है, और इस कर्व्ड सरफेस पे जब ये रखा हुआ है ये मास, तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, और यहाँ पे जो नीचे की साइड फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लग रहा है वो ऊपर की साइड फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। इसी कारणवश ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे ये जो एम मास का ब्लॉक है इस पे नीचे फोर्स लग रहा है दैट इज एम, और यहाँ पे बेसिकली जो इसका कंपोनेंट आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितना एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पे बेसिकली जो एम जी के कंपोनेंट बनेंगे वो कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा जो इसके इस छोटे से इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग लग रहा होगा ये होगा एम जी साइन थीटा। जो नॉर्मल है वो इस कर्व्ड सरफेस
ये परपेंडिकुलर लगेगी इस तरीके से नॉर्मल, और जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की साइड लग जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो एम जी साइन थीटा है वही फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ना कि ये मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो तभी वो नीचे वाले एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर पा रहे। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और ये फ्रिक्शन को अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे एम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम पता है यहाँ पे 10, जी पता है हमको 10, और साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 साइन थीटा। और अगर मेरे को यहाँ पे थीटा निकालना है तो ये थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो मेरे को पता है ये जो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा मैं, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो टेन थीटा होगी। और टेन थीटा कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमको पता है वाई की वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y दिया हुआ है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी x। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे 1 है। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा 1/√2। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आई? फ्रिक्शन की वैल्यू आई एम जी साइन थीटा। और एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा एम हमको पता है 10 kg, जी की वैल्यू 10 है, और साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 100/√2 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस बॉडी पे, ये फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 100/√2 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो फ्रिक्शन है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं लगेगा। वो फ्रिक्शन बस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा और उतना ही लगेगा, सो दैट कि ये बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो मास है, ये ब्लॉक्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नीचे जो इससे फोर्स लग रहा होगा दैट इज एम जी। इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 100 न्यूटन। और यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक इधर कॉम्पोनेंट लग रहा होगा 100 का, दैट इज 100 cos 30। और एक इधर कॉम्पोनेंट लग रहा होगा दैट इज 100 sin 30। और यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल मिल रहा होगा वो इधर से मिल रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 100 cos 30 कितना होता है? 50√3। तो इधर जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा 50√3 न्यूटन। और इस पे जो ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है एम ब्लॉक पे, ये लग रहा है 100 sin 30। और जो नॉर्मल लग रहा है ये लग रहा है 50√3 न्यूटन। और इधर जो फोर्स लग रहा है इधर भी कितना लग रहा है? 50√3 न्यूटन। और यहाँ पे नीचे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 5 G, 50 न्यूटन। और यहाँ पे एक और जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज 50 न्यूटन एज वेल। तो यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, ना तो नीचे है ना तो ऊपर है। तो बेसिकली जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ये सारे फोर्सेस आप देख सकते हैं, मैंने ये सारे फोर्सेस बनाए। एक इधर कॉम्पोनेंट इसका आएगा, एक इधर कॉम्पोनेंट आएगा। इधर वाला जो कॉम्पोनेंट है ये 50 न्यूटन आ जाएगा, और एक इधर हॉरिजॉन्टल जो कॉम्पोनेंट है 50√3 आ जाएगा। और ये सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए हैं।
तो बेसिकली ये सारे फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, और अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक एनिमेशन के थ्रू और समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्रेट दे रखी है, मैं इस पर राइट साइड फोर्स लगा रहा हूँ, 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 लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, 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 फिर उसके बाद और फोर्स बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए अब नेट ये चलने लग गया। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने आप को मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाता रहेगा, फिर उसके बाद ये ड्रॉप डाउन होने के बाद कांस्टेंट रहेगा। ये केस आपने पिछली उसमें देखा था। अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें, मान लेते हैं यही क्रेट है और आप इसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं यहाँ से। देखिए फोर्स लगा रहे हैं, 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 अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अब अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं है, बल्कि वेट और वेट का जो कंपोनेंट है फ्रिक्शन की डायरेक्शन में और जो फ्रिक्शन है वो दोनों मिलके अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, तभी ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब आप और ज्यादा फोर्स बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, वेट का जो कंपोनेंट है वो वही रहेगा, और और भी ज्यादा फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, जब तक कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो जाती कि ये मोशन करना स्टार्ट कर दे। अब देखिए ये मोशन करना स्टार्ट, इस केस में जो फ्रिक्शन है वो फिर ड्रॉप डाउन होकर कम हो जाता है। अब देखिए ये जो ब्लॉक है ये अगेन, अगर मैं देखूं यहाँ तक चला जाऊं, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है इस कंडीशन में, देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है वो राइटवर्ड लग रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और जो वेट है उसका कंपोनेंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वेट का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पे सभी फोर्सेस बैलेंस है, इसीलिए बॉडी जो है वो रेस्ट। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं शुरुआत कंडीशन बनाता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक यहीं पे है, अब मैं इसका एंगल ऑफ रिपोज निकालना चाहता हूँ। देखिए अब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे नहीं गिर, एक समय तक नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। और मैंने अगर लगभग ये 45 डिग्री के कंपेयर, जब 45 डिग्री के करीब एंगल हो जाता है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसे रोक नहीं पाता है, और ये ब्लॉक जो है ये नीचे चला जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ रिपोज होगा लगभग 45 डिग्री के पास होगा। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ रिपोज भी निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Do share, subscribe, and like my channel. I will be posting such videos more regarding the friction and other concepts related to physics. Hope this lecture is helpful for you in your studies. Thanks for listening.